नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो हार्दिक अभिनंदन है सभी का। तो आपकी इस ऑनलाइन जर्नी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ हम आज पढ़ने वाले क्या बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि पतंग अगर आ गई है तो बच्चों का जो मन है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल चंचल हो जाता है। पतंग की तरफ दौड़ने का मन करता है, या फिर उसको कई बच्चे तो काटने में मज़े लेते हैं, कई बच्चे लूटने में मज़े लेते हैं। तो ऐसे ही आज हम यहाँ पर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास हिंदी वाले बच्चों की क्लास है ये, और नया चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, और जिसका नाम है पतंग, जो लिखा गया है आलोक धनवा जी के द्वारा। यानी कि एक कविता है पतंग के ऊपर, कैसे बच्चे चंचल होकर और अपनी सारी जितनी भी सीमाएं हैं उनको लांग कर और पतंग के बारे में विचार करते हुए और पतंग को उड़ाते हुए, पतंग को लूटते हुए और पतंग में ही अपना जीवन यापन कर देते हैं ना। पूरा नहीं, मतलब पतंग के समय का बता रही हूँ, जो वो एक समय जो होता है, एक दिन जो होता है पतंग वाला वो। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 के रूप में आलोक धनवा जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो क्या होता है, जीवन परिचय से लेकर होता है, चाहे वो लेखक का हो चाहे वो कवि का हो। और हमारा जो लास्ट लेक्चर होता है वो हमारे अभ्यास प्रश्न की तरफ होता है। तो आज हमारा यहाँ पर सेकंड चैप्टर का यानी कि पार्ट 2 का पतंग जो पार्ट है उसका पहला लेक्चर है, यानी कि आलोक धनवा जी का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं, और उसके साथ में हमारी जो कविता वो भी पूरी पढ़ेंगे, एक बार रीड कर लेंगे कि कैसे ये कविता क्या लिखी गई है। तो ये है हमारे आलोक धनवा जी, शत प्रणाम करती हूँ मैं इन्हें। तो यहाँ हम पढ़ने वाले इनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले देख लीजिए, जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ था 1948 ईस्वी, मुंगेर बिहार में हुआ था इनका जन्म। आलोक धनवा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, मुंगेर जिले के बिहार राज्य में हुआ, बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ था। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल रही हूँ कि बिहार जिले के मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। किनका, आलोक धनवा जी का, 1948 में। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो पहली कविता जनता का आदमी 1975 में प्रकाशित हुई थी। जनता का आदमी कब प्रकाशित हुई थी, 1975 में। और उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये प्रसिद्ध, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, और दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह है उनका ये। ठीक है, अगला देखिए, प्रमुख सम्मान। तो ये तो प्रमुख रचनाएं बताई है, मेन जो रचनाएं होती है वो बता दी है। उनका जन्म बता दिया है, 1948 में हुआ था, मुंगेर बिहार में उनका जन्म हुआ था। और जनता, उनकी जो पहली कविता थी वो जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये याद रख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट होता है वही पूछा जाता है, अंदर का ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियाँ, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, और दुनिया रोज बनती है, ये इनके एकमात्र संग्रह है। इतने ही। प्रमुख सम्मान की बात करते हैं तो देखिए, उन्हें पहला राहुल सम्मान मिला, फिर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला। ठीक है, क्योंकि बिहार राज्य के थे इसलिए बिहार सम्मान भी उन्हें मिला। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान भी मिला है। और पहला नहीं है, पहल सम्मान होता है, ये क्या होता है, पहल सम्मान। ठीक है, पहल सम्मान भी मिला है। तो प्रमुख सम्मान में कौन कौन से मिल गए उनको, राहुल सम्मान मिला है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान मिला है, और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला, उसके बाद पहल सम्मान मिला। तो काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो ये तो एक अनंतता की बात की गई है यहाँ पर आलोक धनवा जी के द्वारा। तो ये पेज आपको याद हो गया अच्छे से कि जन्म हुआ था 1948 मुंगेर बिहार में, और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी 1975 में, जो 72 में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, और दुनिया रोज बनती है, ये उनके एकमात्र संग्रह है। उसके बाद प्रमुख सम्मान मिले थे उनको, राहुल सम्मान मिला था, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद साहित्य सम्मान मिला था, पहल सम्मान मिला था, और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला था। तो ये इनके पुरस्कार भी हो गए हैं। क्लियर हो गया है ये एक पेज। 7वें 8वें दशक में, 7वें और 8वें दशक का मतलब क्या होता है कि 1970 से 1980 का ये है 7वां और 8वां दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी। तो 7वें और 8वें दशक वाला याद करिएगा कि आलोक धनवा की जो कविता है वो कब प्रकाशित हुई थी, अधिकांश तौर पर कब प्रकाशित हुई थी, 7वें और 8वें दशक में। कि 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की थी।
सन 1972 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है, आलोचक आपको पता है कौन होते हैं? आलोचक होते हैं हमारे समीक्षक। कौन होते हैं? आलोचक होते हैं समीक्षक, जो हमारे गुण दोष निकालते हैं। ठीक है, आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हो पाया है कि उनकी जो हिंदी कविताएं हैं कविता साहित्य में क्या स्थान रखती है, ये अभी पूर्ण रूप से डिसाइड नहीं हो पाया है, ये कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो ये पेज भी आपको याद हो गया है। इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले तो 1972-73 का समय, और एक ये 7वें-8वें दशक की बात कि 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में, अवस्था क्या होती है? बहुत छोटी उम्र में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित कर ली थी। 7वें-8वें दशक में याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आता है कि आलोक धनवा की लोकप्रियता का समय कौन सा था? 7वां-8वां दशक, 8वां-9वां दशक, 6वां-7वां दशक या 5वां-6वां दशक, इस तरह से कई ऑप्शन आ सकते हैं। हमें याद रखना है 7वां-8वां दशक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविता हिंदी के अनेक जो गंभीर लोग काव्य प्रेमी थे उनको जबानी याद हो गई थी, इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी थी। तो ये पेज भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। इतनी व्यापक, व्यापक का मतलब होता है इतनी बड़ी, ठीक है, इतनी बड़ी ख्याति के बावजूद, ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, क्या होता है? प्रसिद्धि, कि इतनी बड़ी प्रसिद्धि के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं, आशाओं, ठीक है, आशाओं, यानी कि क्या होता है कि कभी कभी हम हमारे सामने कोई व्यक्ति है जो वो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहा है, यानी कि फर्स्ट टेस्ट में उसने अच्छे मार्क्स लेकर आ गया, सेकंड टेस्ट में लेकर आ गया, क्वार्टरली में लेकर आ गया, फिर उसने हाफ ईयरली में भी अच्छे नंबर लाए। तो पेरेंट्स उससे क्या उम्मीदें रखेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि अब बोर्ड में अगर वो अच्छे मार्क्स लाता है मतलब इनसे बेटर लाना है, अभी तक हाफ ईयरली में जो नंबर आए हैं उससे भी अच्छे नंबर आने चाहिए, ये उनसे उम्मीद रख ली जाती है। तो ऐसे ही जो काव्य प्रेमी थे, जो और कवि थे, साहित्य जगत था, साहित्य जगत ने उनसे और ज़्यादा उम्मीदें कर ली थी। ठीक है, कि उनकी इतनी बड़ी ख्याति के बावजूद शायद उसी वजह से हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक के भाव का मतलब होता है ऐसे ही भरपूर करके भरा पूरा साहित्य नहीं लिख डाला, ऐसे ही मतलब बहुत सारी संख्या में, मतलब संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए या ढेर सारा साहित्य होना चाहिए, चाहे उसमें कुछ सार हो या न हो, ऐसा उन्होंने विचार नहीं किया है। उन्होंने ऐसा साहित्य लिखा है जो सार गर्भित हो, जो समझने योग्य हो, जो यथार्थ को प्रस्तुत करता हो। ठीक है, तो चाहे बड़ी प्रसिद्धि हो उनकी, चाहे वो ये दबाव हो कि वो ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहे हैं, इस दबाव की वजह से हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते जो आशाएं उनसे रखी जा रही थी, वो आशाएं उन पर दबाव डाल रही थी कि वे साहित्य की रचना करें, कविताओं की रचना करें, कोई ना कोई साहित्य रच डालें। लेकिन फिर भी आलोक धनवा ने कभी भी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ, और काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। अतिथि व्याख्याता क्या होती है? गेस्ट फैकल्टी जिसे बोलते हैं। कुछ समय के लिए वो टीचिंग मतलब पढ़ाते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ से हट जाते हैं। तो कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने गेस्ट फैकल्टी का भी कार्य किया था, पढ़ाने का कार्य किया था। ठीक है, एक बार और इसको देख लेते हैं कि इतनी व्यापक, इतनी बड़ी प्रसिद्धि के बावजूद या शायद इसी वजह से उनके ऊपर अपेक्षाओं का दबाव था कि उनसे आशा की जा रही थी कि वे अधिक से अधिक साहित्य की रचना कर डालें। ठीक है, अपेक्षाओं के दबाव के चलते भी आलोक धनवा ने थोक के भाव यानी कि बहुत सारा साहित्य नहीं रचा। ठीक है ना, और 1972 से आरंभ करना, उन्होंने जो लिखना आरंभ किया था वो 1972 यानी कि 7वां-8वां दशक जो कहा है, 7वां-8वां दशक जो कहा है वो 1970 1980 के बीच का बोला है। तो 1970 और 1980 के बीच का जो समय है वो 72 है। 1972 से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया और उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1998 में प्रकाशित हुआ।
काव्य संग्रह के अलावा वह पिछले काव्य संग्रह तो लिखा उन्होंने एकमात्र प्रकाशित, ठीक है, लेकिन पिछले 2 दशकों से, 2 दशक क्या होता है, 10-10 वर्षों का 2 समूह, मान लीजिए 80 और 90 का दशक हो गया है, 2 दशक, ये 70 और 80, 70 का दशक हो गया 1 और 80 का दशक हो 2, अगर और भी आप बढ़ना चाह रहे हो तो 80 का दशक 1 हो गया और 90 का दशक हो गया, यानी कि 1980 से 1990 तक उन्होंने कार्य किया। पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे थे वे, समाज के भी कई ऐसे कार्य करते थे, कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे और उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन भी किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। आगे देखिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है, जो उनका एकमात्र संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ था और उन्होंने 1972 में लिखना प्रारंभ किया था और 1998 में जो प्रकाशित काव्य संग्रह है उसी में से ली गई है उनकी जितनी भी कविताएं, क्योंकि एक ही काव्य संग्रह था। अब एक काव्य संग्रह में से जितनी भी कविताएं आपको मिलती है, जितनी भी कविताएं आप देख रहे हो, तो वो सारी कविता उसी संग्रह से ली गई थी, ठीक है, एकमात्र काव्य संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है, केवल और केवल तीसरे भाग को। अब सोचिए कितनी बड़ी कविता होगी कि केवल जो हमारी पतंग कविता है आलोक धनवा जी के द्वारा लिखी गई और उनका एकमात्र काव्य संग्रह था, उस काव्य संग्रह से ली गई है और वो इतनी लंबी कविता थी कि उसके तीसरे भाग को ही यहाँ पर लिया गया है, पूरी कविता को नहीं लिया गया है, स्टार्टिंग से एंड तक क्या कविता है उस पूरे भाग को नहीं लिया गया है, तीसरे भाग को ही पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छा, बाल सुलभ इच्छा का मतलब क्या होता है, बचपन में छोटे छोटे बच्चों की क्या इच्छाएं होती है, क्या मनोवृत्ति होती है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल सुलभ इच्छाएं और उनके अंदर जो लहर होती है, उमंग होती है, एक तरंग सी होती है, उन तरंगों को यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बाल क्रियाकलापों यानी कि बच्चों के जो क्रियाकलाप है होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को, और मौसम भी उनका साथ दे जाता है, पतंग के माध्यम से नहीं। अगर बच्चे जिस मौसम में जैसा खेलना चाहते हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में देखें तो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, बहुत गर्मी है, तप रहा है पूरा विश्व, और कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का खेलने का मन होता है, वो खेल नहीं पाते, लेकिन आपको पता है कि अभी कुछ समय में कहीं कहीं पर थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, कभी कहीं पर थोड़े से कभी बादल भी आ जाते हैं जो हमें थोड़ी सी आशा दे जाते हैं, उम्मीद दे जाते हैं कि बरसने वाले हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हम कभी कभी बुलावे में आ जाते हैं और कभी कभी वास्तव में बरस जाते हैं, तो उससे हमारे मन में एक ठंडक सी लगती है। ऐसे ही बच्चे जब खेलने निकलते हैं तो प्रकृति भी उनका साथ देती है, प्रकृति का जो परिवर्तित रूप है वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। तो इस कविता में ये जो कविता है वो कैसी है, बिंब प्रधान कविता है। कैसी है, बिंब। बिंब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। अब देखिए पतंग से कुछ मिलता तो है नहीं उनको, लेकिन आसमान में उड़ाना है। अभी आप लोगों के मन में भी जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनके मन में तो वैसे ही पतंग का नाम लेते ही उमंग और लहर चल जाती है ना। जो भी बच्चे उड़ाते हैं, मुझे तो नहीं आता उड़ाना, लेकिन काफ़ी बच्चों को, लड़कियों को भी आता है, बहुत गर्ल्स भी उड़ाती है और बॉयज़ भी उड़ाते हैं। तो जो बच्चे पतंग उड़ाना जानते हैं उनके मन में तो अचानक से लहर और उमंग हो जाती है कि कब मौसम आएगा और कब हम पतंग उड़ाएंगे। और जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पतंग उड़ाना नहीं आता है, वे भी लेकर अपनी जो चक्री होती है, फिरकी होती है, क्या बोलते हो आप, जो भी बोलते हो, उसको लेकर और हाथ में पतंग को लेकर और दौड़े चले जाते हैं और देखते हैं कि हवा के साथ मेरी पतंग उड़ रही है। लेकिन जैसे ही वो थम जाते हैं फिर पतंग हमारी रुक जाती है। तो लेकिन फिर भी वो अपनी जो उम्मीद है, अपना जो कार्य है वो छोड़ते नहीं हैं। और साथ में जो प्रकृति है वो भी अपने परिवर्तित रूप के साथ में हमें दिखाई देती है। पतंगों का जो मौसम होता है मेन रूप से वो मकर संक्रांति का होता है, थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है, बीनी बीनी, और उस सर्दी के बीच में पतंग का त्योहार जो है वो आता है। तो उस समय क्या वातावरण रहता है आप सबको अच्छे से पता है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है, कलरफुल पतंगे होती है, आसमान में बहुत सारी पतंगे होती है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। अब देखिए अगर पतंग वास्तव में उड़ा दी, आसमान में उड़ा ली, ठीक है,
तो अब आसमान, आपकी चक्री में जितना धागा है, जितना मंजा है, वो तो चला गया आसमान में, लेकिन फिर भी आप चाहोगे कि मैं आसमान के उस छोर तक पतंग उड़ाऊं जहां इसका दी एंड होने वाला है। लेकिन ये तो भौगोलिक परिभाषा है, भौगोलिक जानकारी है कि इसका कोई छोर तो पता नहीं है भाई कहाँ पर है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस छोर तक हम पतंग उड़ाएं जहाँ तक इसकी सीमा है। तो यही बात यहाँ पे बताइए कि उड़ती हुई पतंग की ऊंचाइयाँ की हदें है, कोई हदें नहीं है, वह बस ऊंचा उड़ना ही चाहते हैं, सबसे ऊपर अपनी पतंग उड़ाना चाहते हैं। बालमन जिन्हें छूना चाहता है, बालमन बच्चों का जो मन है उन ऊंचाइयों को पतंग के माध्यम से छूना चाहता है। ये बात यहाँ कवि आलोक धनवाजी जी ने बताई है, और उसके पार जाना चाहता है और पतंग के माध्यम से उनका जो मन है वो पतंग के माध्यम से आसमान के उस छोर तक जाना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है और देखना चाहता है कि वहाँ की दुनिया किस प्रकार की है। आगे देखिए बच्चों, कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है। अब कविता क्या होती है कि देखिए, जो पतंग है वो सर्दी के मौसम में आती है। पतंग का जो समय है, मकर संक्रांति का जो समय है, वो सर्दी का मौसम होता है। लेकिन मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी तभी कहा था कि कई कई स्थानों पे ये रक्षाबंधन पे भी उड़ाई जाती है, कई कई स्थानों पे ये अक्षय तृतीया पर भी उड़ाई जाती है, और कई कई स्थानों पर और भी अनेक त्योहारों पर भी उड़ाई जाती है ना। लेकिन जो मुख्य रूप से पतंग उड़ाई जाती है वो मकर संक्रांति के दिन ही उड़ाई जाती है। तो उस समय का वातावरण बताया कि कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है। मतलब उदाहरण दे दे के, बिंब दे दे के, कि कविता मतलब बच्चे, जैसे इसमें बताया है कि कपास हो गए हैं, बच्चों के पैर कैसे हो गए हैं, कपास हो गए हैं, कपास यानी कि कोमल हो गए। तो ऐसे अलग अलग उदाहरण देकर, अलग अलग बिंब देकर, अलग अलग बिंदुओं को प्रस्तुत करके कविता को और अनोखा बनाने का प्रयास करा है। बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। शरद ऋतु का चमकीला इशारा यानी कि सर्दी की ऋतु में सूर्य के साथ चमकीला सा तेज किरणें धरती के ऊपर डालता है, वो चमकीला इशारे की बात की जा रही है। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं की मृदंग है। मृदंग मतलब कि बच्चे अगर दौड़ रहे हैं, चारों दिशाओं में हाहाकार हो रहा है और बच्चे इस दिशा से उस दिशा, उस दिशा से इस दिशा, पतंगों को लूटने के लिए या अपनी पतंग को बचाने के लिए अगर दौड़ रहे हैं, या पतंग को उड़ाते 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 पीछे भी उनको पता ही नहीं होता है कि हम किनारे छत से गिर भी जाएंगे, और गिर गए और बच गए तो फिर उनके अंदर और ज़्यादा जोश आ जाता है, और ज़्यादा बल आ जाता है, आत्मविश्वास उनका और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे मृदंग की तरह पूरी जो दिशाएं है वो बजती रहती है। जब छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे, जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो कवि के द्वारा यहाँ पर कविता का थोड़ा सा अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब आती है हमारी यहाँ पर कविता। तो सबसे पहले हम इस कविता को आज केवल और केवल हमने क्या किया है, आलोक धनवाजी का जीवन परिचय, और जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम क्या पढ़ा हमने। आलोक धनवाजी का जन्म है 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था, और उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी पहली कविता थी जनता का आदमी, 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद हुई थी यहाँ पर उसके बाद भागी हुई लड़कियाँ, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि, और दुनिया रोज बनती है उनके एकमात्र काव्य संग्रह है। प्रमुख सम्मान उनको मिला था, राहुल सम्मान मिला था उनको, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद साहित्य सम्मान मिला था, पहल सम्मान मिला था, और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान उन्हें मिला था। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 7वें 8वें दशक के कवि माने जाते हैं आलोक धनवाजी, जिन्होंने अपने मतलब बचपन में ही 7वें 8वें दशक में बहुत छोटी अवस्था में ही उनकी कविताओं से उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। और 1972-73 में प्रकाशित इनके आरंभिक कविताओं से जितने भी काव्य प्रेमी थे वे ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। उनकी कविता ने उनको मतलब उनकी जो कविताएं है वो मुँह जबानी याद हो गई थी। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, उसका जो मूल्यांकन है अभी ठीक तरह से नहीं हो पाया है।
इतनी व्यापक ख्याति, इतनी बड़ी प्रसिद्धि के बावजूद शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते उन्होंने बहुत सारा कोई साहित्य नहीं लिख डाला, लेकिन जितना भी साहित्य लिख डाला है वो ऐसा प्रसिद्ध और ऐसा दृढ़ साहित्य है कि जिसको साहित्य में स्थान देना बहुत जरूरी हो गया है। थोड़ा सा ही लिखा है, उनकी एकमात्र ही काव्य संग्रह है। उस काव्य संग्रह से यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो कविता प्रस्तुत की गई है उस एकमात्र काव्य संग्रह में लंबी कविता है पतंग, उसके तीसरे भाग से ये कविता ली गई है। ठीक है, और उनका एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। उसके बाद आता है पाठ्य पुस्तक में, देख लीजिए, ये बता दिया मैंने। और उनकी जो कविता है वो बिंब प्रधान है। कैसी है? बिंब प्रधान कविता। आप यहाँ लिख सकते हो बिंब प्रधान कविता, बिंब प्रधान कविता। ठीक है, अब पढ़ते हम हमारी कविता पूरी। पतंग सबसे तेज बौछारों गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। मैं सिर्फ कविता को पढ़ूंगी, इसका जो भावार्थ है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। ये बिंब है, देखिए, ये आंखों जैसा बिंब है, फूलों को पार करते हुए शरद आया है, ये बिंब बताया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ये बिंब दिया गया है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो घंटी बजाना जोर जोर से, ये भी बिंब दे दिया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। देखिए बिंब कितने अच्छे अच्छे से दे रखे उन्होंने। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। सही में, वास्तव में कोई और, जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जेट जो भी उड़ता है, जो भी वायुयान उड़ते हैं वो अपने फ्यूल के कारण उड़ते हैं, लेकिन जो पतंग है उसके अंदर कौन सा फ्यूल होता है? एक धागा बंधा हुआ होता है, कमान लगी हुई होती है और किरण बांध के और बस उसको आसमान में इस तरीके से उड़ाया जाता है कि दुनिया की सबसे पतली और सबसे हल्की चीज आसानी से आसमान में उड़ती सी चली जाती है और आसमान को चीर कर बहुत दूर तक चली जाती है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। इससे पतला कागज हो सकता है क्या? आपने देखा होगा, अगर कागज की पतंग है, आजकल तो प्लास्टिक की भी आती है, ठीक है, कागज की पतंग होती है, उसमें एक बूंद पानी भी लग जाती है ना, तो वो पूरी फट जाती है, पूरा खराब हो जाता है। और एक छेद भी अगर हो गया है पतंग के बीच में तो फिर वो पतंग नहीं उड़ पाती है, क्योंकि बीच छेद की वजह से हवा आर पार चली जाती है और पतंग को जो प्रेशर मिलता है हवा का वो नहीं मिल पाता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। सबसे पतली कमानी होती है बांस की, ठीक है, मतलब बहुत पतली एकदम लेयर होती है, वो उड़ सके। यानी कि सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। क्या लाते हैं? कपास। कपास का मतलब रुई, रुई यानी कोमलता। रुई कैसी होती है? कोमल होती है। और कौन लाते हैं जो कपास? कौन लाते हैं बच्चों? बच्चे लाते हैं। बच्चे अपने साथ जन्म से ही कोमलता लेकर आते हैं, कपास लाते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे घूम रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनके बेचैन, उनके पैर कैसे होते हैं? ऐसे जंपिंग। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के पैर कभी भी ऐसे स्थिर नहीं रहते हैं, वो स्थिरता से नहीं चलते हैं। अगर वो सड़क पर भी चलते हैं तो मचलते हुए से चलते हैं। हम बोलते हैं भाई सही तरह से चलो, सीधे सीधे चलो, लेकिन वो तो अपना नटखटपन, अपना जो शरारतीपन है वो दिखाते हुए चलते हैं, मतलब स्थिरता से और सीधे साधे नहीं चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। वो तो चल रहे हैं, उनकी शरारतें कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी भी उनका साथ दे रही है। ये भी बिंब है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे बेसुध होकर, ये ध्यान ही नहीं रहता है कि हम गिरने वाले हैं, हम क्या, हमारा क्या होने वाला है, और जब वे दौड़ते हैं तो पृथ्वी उनके पास आती सी हुई प्रतीत होती है। दुनिया की सबसे हल्की, ये दोबारा आ गया है ना शायद, एक मिनट। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग की तरह कैसे बजाते हैं अभी आपने देखा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं,
डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, पैंग भरते हुए यानी कि फांग भरते हुए, कदम बढ़ाते हुए जब वे आते हैं डाल की तरह, एक डाल से, जैसे डाल कैसे हिलोरे खाती है उस तरह से वे पांग भरते हुए जब आते हैं तो कैसे लगते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, हमेशा इसी तरह से लचीली डाल कैसे हिलती डुलती सी नजर आती है, ऐसे वे पैंग भरते हुए यहाँ बच्चे आते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, देखिए ये सीन तो आपने देखा होगा, छतों के खतरनाक किनारे हैं लेकिन बच्चे डरते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरते। हमें डर लगता है, बड़ों को डर लगता है कि कहीं गिर न जाए, तो उनकी रखवाली के लिए एक बड़ा व्यक्ति वहाँ पर बैठा दिया जाता है गार्ड स्वरूप कि इनका भाई ध्यान रखना, लेकिन फिर भी उनका वहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वह गिर न जाए। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित शरीर का संगीत क्या होता है कि जब वे मस्ती में आ जाते हैं ना बच्चे, उनके अंदर एक अजीब सा एक म्यूजिक होता है, एक तरंग होती है, वो तरंग उनको गिरने से बचाती है। एकदम उनके अंदर आभास सा आता है, एक सिक्स सेंस जगता है कि हाँ मैं कहीं गिर ना जाऊं। मतलब चलाते चलाते पतंग उड़ाते 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 और पीछे सरक गए, पीछे किनारा है, लगता है गिर जाएंगे, लेकिन फिर उनका जो शरीर है फिर उनको दिलासा देता है, उनको बचाने की कोशिश करता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। बिल्कुल, कितनी, आप देखिए अगर हम पतंग की बात करते हैं तो कितना आश्चर्य है, केवल एक धागा, एक पतला सा बिल्कुल धागा, एक पतला, सबसे दुनिया का सबसे पतला कागज, दुनिया की सबसे पतली कमान और सबसे दुनिया की सबसे हल्की चीज उड़ रही है आसमान में, और हम लोग उस पतंग और अपने बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं वो किसके सहारे करते हैं, एक धागे के सहारे। पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर है, कभी कभी आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर दिखती है, इतनी छोटी सी पतंग दिखती है। तो आप सोचिए उस पतंग से और उस व्यक्ति का जो संबंध है बच्चे का, वो किसके सहारे, मात्र एक पतले धागे के सहारे होता है, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोम रोम के सहारे। ठीक है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर और सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वे मान लीजिए गिर गए, पूरी व्याख्या हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ। मान लीजिए वो गिर गए हैं और गिरने के बाद फिर उनको चोट वोट नहीं आई, फिर तो आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं रहती है, भरपूर आत्मविश्वास आ जाता है और निडरता के साथ में फिर खड़े होकर और सुनहले सूरज के सामने फिर पतंग उड़ाते हैं। आंखें बंद रहती है, खुली रहती है, क्योंकि सूरज की किरणें उनको थोड़ा सा विचलित करती है, लेकिन फिर भी वे अपने लक्ष्य तक, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। पृथ्वी और भी तेज, फिर तो पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई सी उनके बेचैन पैरों के सामने आ जाती है, बेचैन पैरों को थाम लेती है। तो बच्चों देखिए, ये है हमारी आलोक धनवा जी की कविता पतंग, और बहुत ही लंबी कविता है, लेकिन केवल और केवल इसका तीसरा भाग ही यहाँ पर लिया गया है। पूरी कविता को 1/3 भाग बोल सकते हैं, केवल तीसरा भाग लिया गया है। हमने आलोक धनवा जी का जीवन परिचय भी देखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा जीवन परिचय है, इतना ही याद कर लीजिए बहुत है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगी मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हरिवंश राय बच्चन जी को हम पढ़ चुके हैं, और भी आगे हमारे जो कवि आने वाले हैं, साहित्यकार आने वाले हैं, उनका जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बारी बारी से जब भी समय आएगा, जब मैं आपको टिक करवा दूंगी। और ये जीवन परिचय जितना भी है MCQs में आ सकता है, जन्म पूछ लिया आपसे, जन्म स्थान पूछ लिया, या इतने सारे जो सम्मान मिले उनको वो पूछ लिया कि पहल सम्मान आलोक धनवा जी को निम्न में से कौन सा सम्मान मिला था, 4 ऑप्शन में से दे दिया, या फिर कौन सा सम्मान नहीं मिला था वो दे दिया है, या फिर तीनों दे दिए है, या उपयुक्त तो सभी दे दिया है, तो आपको सम्मान तो याद करने पड़ेंगे। और उनकी जो रचनाएं हैं ज़्यादा कुछ नहीं है, जनता का आदमी है, ब्रूनो की प्रसिद्ध बेटियों की प्रसिद्धि हो गई है, और दुनिया रोज बनती है, ये हो गए है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें, 1-2 चीज़ें आपको देखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। मृत्यु का समय हमें यहाँ पर नहीं दिया है तो याद नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर है, पूरी कविता हमने पढ़ ली है, अच्छे से पढ़ी है, भावार्थ नहीं किया है, लेकिन समझ में मुझे लगता है कि आप सबको आ गई है कि कविता क्या कहना चाह रही है, बिंब किस प्रकार से बताए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम जब भी ये जो कविता पढ़ेंगे उसका सप्रसंग अनुवाद करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे, जिस तरह से आपके एग्जाम में आती है उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, क्लास हमारी रेगुलर होगी, बिल्कुल बीच में गैप नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है।
लेकिन अगर कंटिन्यूशन बनी रही, अगर हमारी ये जो निरंतरता बनी रही तो हमारा सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।